हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं। गद्य साहित्य का इतिहास, पद्य साहित्य का इतिहास और ग्रामर पोर्शन पूरा कंप्लीट करेंगे प्रश्नों के उत्तर सहित। यहाँ प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा थोड़ा। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप जो पढ़ाते हैं बिल्कुल नहीं आता। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, कोई भी टीचर कितना भी पढ़ा ले, जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आपसे बनेगा नहीं। यदि आप पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे बनेगा प्यारे बच्चों। एक बार आप जाकर देखिए तो जरा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जितना भी पढ़ाता हूँ मैं, और हिंदी इंग्लिश तो मैं पार्ट टाइम केवल एग्जाम के टाइम में आपको कुछ कोशिश करता हूं कि आप लोग ऐसे पढ़ाई करो। तो आप लोग जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक आपके अच्छे अंक नहीं आएंगे, चाहे कितना भी कोशिश कर लो। तो आप अपने हिसाब से भी पढ़ें, और टीचर भी आपको भी पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं है जैसे मैं पढ़ाऊं चाहे कोई पढ़ाए। जिसको नहीं पढ़ना है वो किसी से भी कमेंट कर सकता है कि आप अच्छा नहीं पढ़ाते हैं, आपके पढ़ाए हुए कुछ नहीं फंसते। यार जब पढ़ोगे तब तो फंसेगा। तो चलिए, जो पढ़ते हैं उनके लिए तो शुरू करना ही है, उनको तो पढ़ाना ही है। शुरू करते हैं पर बच्चों, जितना मेरे हिसाब से हो सकता है मैं करूंगा, आप भी अपने हिसाब से करते रहें। चलिए, पहला क्वेश्चन है आज का। प्रगतिवाद काव्य की विशेषताएं लिखिए। प्रगतिवाद काव्य की 4 विशेषताएं। वैसे तो 3 अंक से ज्यादा आना नहीं, तो 3 विशेषता आपको याद रखना है। पहला है प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध। मतलब प्रगतिवाद में प्रगति का शब्द का अर्थ निकालो। प्रगति मतलब जो एक सीढ़ी ऐसा होता है पर बच्चों जब आगे बढ़ते हैं उस सीढ़ी में, उसी प्रकार जब मानव समाज या मानव जो संस्कृति है वो जब आगे बढ़ रही थी तो पुरानी कुरीतियों को क्या किया गया, त्यागा गया, तभी तो प्रगति करेगा। मतलब जो मानव जो जीवन है वो जब अपने विकास की चरम सीमा पर होता है तब उसे कहते हैं प्रगतिवाद। यानी जब मानव अपने संस्कृति पर प्रगति कर रहा होता है तो वहां पर प्रगतिवाद। अच्छा, प्रगतिवाद में यानी कहने का मतलब अपने जीवन को हम नए शैलियों में ढालना चाहते हैं तो हमको कुछ परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा। शब्द से अर्थ निकालो तब याद करोगे, रटना नहीं है, हिंदी मात्र समझना, एक बार समझना है। प्रगतिवाद मतलब प्रगति के क्रम में हम क्या क्या छोड़ सकते हैं। तो प्राचीन परंपराओं और रूढ़ियों का विरोध करेंगे। यानी प्राचीन में जैसे कुछ कोई कह दिया भैया इधर नहीं जाना सोमवार को, इधर आपका नुकसान होगा, तो ये प्राचीन परंपराओं की रूढ़वादियां हैं, इनको हमको छोड़ना पड़ेगा। शोषित वर्ग का चित्रण किया गया है कि मतलब प्रगतिवाद में जो शोषित करते थे लोग उनका भी चित्रण किया गया है। शोषक वर्ग के प्रति घृणा एवं दोष, यानी कहने का मतलब जो भी शोषित करता था या कि अपने से छोटे लोगों को दंड देना, अपराध कराना, जबरदस्ती उनसे काम कराना या उनसे लगान लेना, इन सब चीजों का क्या होता था, विरोध किया गया। और सहज और सरल अभिव्यक्ति थी, मतलब लोग एक दूसरे के साथ सरलता के साथ रहते थे। तो प्रगतिवाद में सीधा सिंपल है, प्रगतिवाद यानी जब इंसान प्रगति कर रहा था उस समय के समय को प्रगतिवाद कहेंगे। तब इनकी विशेषता क्या हो जाएगी, प्राचीन परंपराओं को छोड़ना पड़ेगा, शोषित वर्ग का विरोध किया गया। भैया शोषित वर्ग यानी जो शोषित करते थे उनको विरोध किया गया, उनसे घृणा किया गया। सहज और सरल अभिव्यक्ति थी। बिल्कुल सिंपल, यदि आप समझ लेते हैं तो रटना नहीं है, मात्र समझना है। चलिए, छायावाद की विशेषताएं, छायावाद की परिभाषा है, इसके बाद विशेषता भी चर्चा करेंगे। तो कोई 2 विशेषताएं परिभाषा लिखना है। छायावाद की विशेषताएं 3 तैयार करना, लेकिन अभी यहां पर आपको प्यारे बच्चों छायावाद की परिभाषा लिखना है 2। तो यहां पर डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह माना गया है। मतलब स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, ये परिभाषा हो गया। राजकुमार वर्मा के अनुसार जब परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, तभी छायावाद कहलाता है। देखो 2 परिभाषा है, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। अब आपको डॉक्टर नरेंद्र याद करना है, फिर इतना याद, स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह पहली परिभाषा। आपसे यदि पूछा जाए छायावाद की 2 परिभाषा तो पहला नंबर लिखोगे डॉक्टर नरेंद्र के अनुसार स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार जब परमात्मा की छाया आत्मा पर पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा पर पड़ने लगती है तब उसे छायावाद कहते हैं। ठीक है, चलिए। चंपू काव्य किसे कहते हैं, चंपू काव्य जिनमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें चंपू काव्य कहते हैं। बिल्कुल इतना ही है, जिनमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप से प्रयोग किए जाते हैं उन्हें चंपू काव्य कहते हैं। इस काव्य का प्रचलन हिंदी साहित्य की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में अधिक था। जो आपका चंपू काव्य है इसका प्रचलन हिंदी साहित्य में अधिक था, हिंदी साहित्य की अपेक्षा संस्कृत साहित्य में अधिक था। यहां याद करने की जरूरत नहीं है, आप इतना याद कर लो, इसमें गद्य और पद्य मिश्रित रूप से प्रयोग किए जाते हैं। हिंदी का प्रसिद्ध चंपू काव्य मैथिली शरण गुप्त रचित सिद्धराज है। क्या है, सिद्धराज है। ठीक, याद कर लिया आप, चंपू काव्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित प्रयोग होते हैं चंपू काव्य कहलाता है। भैया ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन आ जाता है, गद्य और पद्य का मिश्रित रूप कौन सा काव्य है, तो चंपू काव्य है। कौन सा काव्य है, चंपू काव्य है। आगे क्वेश्चन देखिएगा, छायावाद की 2 विशेषताएं लिखिए। आप लोग बिल्कुल
पढ़ते चलें, लिखने की जरूरत नहीं है, एग्जाम आपका बहुत पास में है। इसका पूरा जो फोटो है प्यारे बच्चों टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाएगा। शिव कोचिंग क्लासेस में जाकर ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम में आपको वहां पर पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। छायावाद की 2 विशेषताएं लिखना है। छायावाद की 2 विशेषताएं। छायावाद काव्य में रहस्य चिंतन की प्रधानता है, प्रकृति में मानवीकरण का आरोप है, इसमें संवेदनशीलता का अधिक और उत्कृष्ट प्रेम की अनुभूति है। कौन कौन सा? छायावाद में, छायावाद काव्य में रहस्य चिंतन की प्रधानता है, मतलब किसी भी टॉपिक को लेकर के, किसी भी पॉइंट को लेकर के चिंतन की प्रधान मतलब गहन वर्णन किया गया है। प्रकृति में मानवीकरण का आरोप है, यानी मानवीकरण का मतलब मानव स्वरूप वर्णन किया गया है। इसमें संवेदनशीलता का अधिक है, मतलब इसकी कविताओं को, इसके जो भी लिखे गए पत्र हैं, लेखक जो भी लिखे हैं प्यारे बच्चों, उनकी रचनाओं को पढ़ेंगे तो संवेदनशीलता का मतलब ये हो गया कि जैसे मान लीजिए किसी चीज को पढ़ रहे हैं, उसको हम इतना अच्छे से पढ़ें कि हमारे दिल को छू जाए, वो संवेदनशील कहला जाता है। ठीक है, उत्कृष्ट प्रेम की भी अनुभूति है। तो छायावाद की आप 2 विशेषता याद कर लेना। इसमें रहस्य चिंतन की प्रधानता है, किसकी? इस तरह लिख लो, इसमें चिंतन की प्रधानता है, रहस्य चिंतन की प्रधानता। इसमें कुल मिलाकर कल्पना होगा प्यारे बच्चों। रहस्य चिंतन मतलब कल्पना की प्रधानता है। ठीक है, याद रखिएगा, रहस्य चिंतन का मतलब कल्पना, केवल चिंतन है तो अलग है, रहस्य चिंतन यानी कल्पना की प्रधानता है, और प्रकृति में मानवीकरण का आरोप है। ठीक, चलिए आगे देखिएगा, रहस्यवादी काव्य की विशेषताएं। रहस्यवादी काव्य की 4 विशेषताएं। तो अद्वैतवाद की मान्यता, वासना रहित प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रतीकात्मक काव्य शैली का प्रयोग, बिंबों का प्रयोग। क्या क्या? अद्वैतवाद की मान्यता, वासना रहित प्रेम की अभिव्यक्ति, प्रतीकात्मक काव्य शैली का प्रयोग, बिंबों का प्रयोग। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन आता है, छायावाद व रहस्यवाद में 4 अंतर लिखो। तो छायावाद में कल्पना की प्रधानता होती है, रहस्य चिंतन की प्रधानता, जबकि रहस्यवाद में चिंतन की प्रधानता होती है। अब देखो डिफरेंस तैयार कर लो, आप अंतर में भी इनको लिख सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। छायावाद में भावना की प्रधानता होती है। ठीक है, रहस्यवाद में ज्ञान व बुद्धि तत्व की प्रधानता होती है। बिल्कुल आप इनकी विशेषताओं में भी लिख सकते हो। चलिए आगे देखिए, यह प्रकृति मूलक है, इसकी प्रकृति दार्शनिक है। छायावाद में यदि बात करें तो यह प्रकृति मूलक है, जबकि रहस्यवाद में इसकी प्रकृति दार्शनिक है। क्या है? इसकी प्रकृति दार्शनिक है। छायावाद में यह प्रकृति मूलक है और रहस्यवाद में इसकी प्रकृति क्या है? दार्शनिक है। विरह वेदना का ज्यादा महत्व नहीं है, मतलब रोने धोने का ज्यादा वर्णन रहस्यवाद में नहीं किया गया है, जबकि इसमें विरह वेदना की अभिव्यक्ति रहस्य का आधार है। रहस्यवाद में रहस्य ही होगा, समझ सकते हो ना। चलिए, तो विरह वेदना अभिव्यक्ति के रहस्य का आधार है, मतलब रहस्यवाद में विरह वेदना का महत्व ज्यादा है, जबकि छायावाद में विरह वेदना का महत्व ज्यादा नहीं है। और सभी के सभी प्यारे बच्चों क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। आप बिल्कुल ये मत सोचना कि प्रश्न ऐसे ही हैं, तो आप लोग प्लीज तैयार कर लेना। और हाँ यार, ग्रामर पोर्शन आपके सिलेबस का तो ही बता रहा हूँ, कहीं बाहर का नहीं, आपके सिलेबस का ही बता रहा हूँ, इसलिए आप लोगों को अच्छे से तैयार करना है। अगला आपका क्वेश्चन है, मुक्तक काव्य किसे कहते हैं? उदाहरण सहित समझाना है। इसका एग्जाम्पल तो बहुत आसान है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून। हिंदी साहित्य की फुटकर रचनाएं जो अपने आप में स्वतंत्र प्रकार की हैं, उनमें किसी प्रकार की छंद योजना, बिंब योजना या प्रतीक योजना संबंधी व्याकरण नियम लागू नहीं होते, मुक्तक काव्य की श्रेणी में रखे जाते हैं। मतलब सिंपल सा, ऐसी रचनाएं जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मुक्तक काव्य, मुक्त होती हैं। ठीक है, किसी से आश्रित नहीं होते, किसी से जुड़े हुए नहीं होते, पर बच्चों अपने आप में मुक्त होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? मुक्तक काव्य कहते हैं। हिंदी साहित्य की फुटकर रचनाएं जो अपने आप में क्या हो? स्वतंत्र प्रकार की होती है, बिल्कुल स्वतंत्र होती हैं। वो किसी प्रकार के ना तो छंद योजना संबंधित, ना तो बिंब योजना, ना तो प्रतीक योजना, किसी प्रकार के व्याकरण में इनमें लागू नहीं होता, तो उसे मुक्तक कब कहते हैं प्यारे बच्चों? जैसे कबीर, रहीम, तुलसी आदि के दोहे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानुष चून। ठीक है, समझ में आया? चलिए अगला क्वेश्चन देखें, छोटे छोटे क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको तैयार करते चलना है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, तत्सम शब्द किसे कहते हैं? हालांकि इन क्वेश्चनों को मैं पहले भी आपको बताया था, पढ़ाया था, आप लोग शायद देखे होंगे प्लेलिस्ट में, नहीं देखे तो कोई दिक्कत नहीं है, आप एक बार रिवाइज करिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं संस्कृत से,
वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत से ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हों तत्सम शब्द कहलाते हैं। मतलब संस्कृत में कोई बदलाव ना करके सीधे हिंदी में ले लिया गया, उसे हम बोलते हैं प्यारे बच्चों क्या, तत्सम शब्द। वे शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों ग्रहण कर लिए गए हैं, किससे, संस्कृत से, उसे कहते हैं तत्सम शब्द। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर। मुहावरा एवं लोकोक्ति में अंतर। तो मुहावरा स्वतंत्र रूप से प्रयुक्त नहीं हो सकता, मतलब किसी न किसी वाक्य में प्रयोग होता है, जबकि लोकोक्ति वाक्य के रूप में प्रयोग हो जाता है, स्वतंत्र रूप से प्रयोग हो सकता है। मुहावरे के लिए तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता नहीं होती, लोकोक्ति के लिए तदनुरूप संदर्भ की आवश्यकता होती है। मतलब इसको हम वाक्य में प्रयोग करना चाहते हैं, इसलिए संदर्भ की आवश्यकता होती है। ठीक है, जबकि ये खुद एक वाक्य में सेट होता है पर बच्चों, वाक्य के साथ होता है, क्योंकि लोकोक्ति एक खुद वाक्य होता है, इसलिए किसी न किसी संदर्भ की आवश्यकता होती है। इसे संदर्भ की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वाक्य होगा तभी तो मुहावरा होगा। ठीक है, चलिए दो अंतर हो गया, दो अंतर ही तैयार करना है आपको। अगला है विशेषण की परिभाषा लिखिए। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या बोलते हैं, विशेषण। यदि आपसे ये सब बन रहा है तो एक बार रिवीजन कर लो, ज्यादा तो आपको फोकस करना नहीं है। और हाँ, इनका फोटो मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके बाद क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम के शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण किसे कहेंगे, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएंगे उन्हें विशेषण कहेंगे, और जो शब्द क्रिया विशेषण की विशेषता बताएंगे, उन्हें क्रिया की विशेषता बताएंगे, उन्हें हम क्रिया विशेषण कहेंगे। तो छोटे छोटे क्वेश्चन हम ऐसे आपके लिए लाते रहेंगे बिल्कुल निरंतर, आज से कल तक, जब तक आपका पेपर नहीं हो जाएगा तब तक मैं वीडियो लाता रहूंगा। हो सकता है प्यारे बच्चों मेरा पढ़ाया हुआ कुछ ना कुछ आपके सिलेबस में तो आ ही जाएगा, नहीं तो आपका रिवीजन चल रहा है, आप लोग एक बार रिवीजन कर लो। 10 मिनट में हो सकता है इतना आप ना पढ़ पाओ, लेकिन 10 मिनट में आप 10 क्वेश्चन कर पा रहे हो। तो प्लीज आप लोग एक बार पढ़ के जाना, जो भी मैं करा रहा हूं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए बच्चे लोग मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।